देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ा और आज हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं और कैसे इनसे आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। तो देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि विलय की प्रकृति पे निर्भर ना करते हुए विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वापस, विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि विलय की प्रकृति या संगठन पे निर्भर ना करके विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं और ऐसे ही गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अब ऐसे गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो देखिए बच्चों, इन चारों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विलयनों के कुछ गुण जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब आदि उनमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं और ये गुण विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, किस पे निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। इन गुणों का संबंध विलय की प्रकृति या उसके संगठन से नहीं होता है, यानी विलय की प्रकृति और संगठन पे ये गुण निर्भर नहीं करते, ये विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले हम जिस गुणधर्म को लेके चल रहे हैं, जिस अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो किसके कारण होता है? विलायक के कारण होता है, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील अवस्था में है और केवल विलायक ही है जो वाष्पशील अवस्था में रहता है। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो सीधा सीधा किस पे निर्भर करेगा? विलायक पर निर्भर करेगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि किसी भी विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब किसके कारण होता है? विलायक के कारण होता है। हम बात कर चुके हैं। यह वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, अर्थात शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, वाष्प दाब कम हो जाता है और इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समझ में आ गया कि किसी भी विलायक में हमने जब अवाष्पशील विलय मिला दिया तो क्या हो गया? वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में यह कमी को बेटा अवनमन भी कह सकते हैं। जो वाष्प दाब में कमी हो रही है इससे हम अवनमन भी कह सकते हैं। ये किसके कारण होता है? ये विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। यानी कहने का मतलब है वाष्प दाब में जो ये कमी हो रही है ये विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, अतः विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश से क्या किया जा सकता है? संबंधित किया जा सकता है। भाई, मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलय आप लोगों ने मिला दिया तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के कारण होगा। तो हम उस विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब से और उसके मोल अंश के साथ क्या कर सकते हैं? संबंधित कर सकते हैं। अब देखिए, राउल्ट के नियम से देखिए, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1।
ठीक है बेटा, आप लोगों को राउल्ट का नियम पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी विलयन में जो वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विलायक तो है वाष्पशील अवस्था में और विलय है अवाष्पशील अवस्था में, यानी कहने का मतलब है जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के कारण होगा। क्लियर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, P1 क्या है यहाँ पे, विलायक का आंशिक वाष्प दाब। देखिए बच्चों P1 क्या है, P1 है यहाँ पे विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। ये आप लोगों को पता है बेटा, ये आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है पहले। और जो X1 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये X1 है, जो ये X1 है, X1 यहाँ क्या है, विलायक के मोल भिन्न है। विलायक के मोल भिन्न भी कह सकते हैं या मोल अंश भी कह सकते हैं। तो ये विलायक के क्या है, सॉरी विलायक के मोल भिन्न। X1 क्या है बेटा, विलायक का मोल भिन्न है। अब जैसे ही मैं ये साइन हटाऊंगी, समानुपाती का साइन हटाऊंगी, यहाँ पे आ जाएगा P1 नोट। क्या आ जाएगा, P1 नोट। और आपको पता है P1 नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए P1 बराबर P1 नोट X1 और P1 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, ये हमने बेटा राउल्ट का नियम ही लगाया है अभी तक। आगे देखिए, तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन को कैसे पता करेंगे। देखिए विलायक के वाष्प दाब में अवनमन को कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से जो विलयन में जो वाष्प दाब पैदा हो रहा है, भाई विलयन में जो विलायक के कारण जो वाष्प दाब पैदा हो रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी सीधा सीधा हम क्या करेंगे, डेल P1 यानी वाष्प दाब में अवनमन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी P1 नोट में से जो विलयन में जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है, भाई विलयन का जो वाष्प दाब विलायक के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं विलायक का आंशिक वाष्प दाब, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए डेल P1 बराबर P1 नोट माइनस P1। क्लियर है, यानी हमें विलायक के वाष्प दाब में कमी देखनी है कि विलायक के वाष्प दाब में कितनी कमी आई। तो हम बच्चों क्या करेंगे, भाई हमारे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है और उसमें से माइनस कर देंगे कि विलयन अवस्था में विलायक के द्वारा कितना वाष्प दाब पैदा किया जा रहा है या कितना आंशिक वाष्प दाब है उसका। यानी P1 नोट में से P1 को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, डेल P1 बराबर P1 नोट माइनस, अब ये P1 की जगह क्या मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, P1 नोट X1 रख सकती हूँ। तो देखिए इस P1 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी P1 नोट X1। ठीक है, तो क्या इक्वेशन मिली, ध्यान दीजिएगा, डेल P1 बराबर P1 नोट माइनस P1 नोट X1। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में इसमें और इसमें बात करें तो P1 नोट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल P1 बराबर P1 नोट, इसको मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 माइनस X1, ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस X1। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो X1 है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस X2 के, और X2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस X1 के। अरे भाई ये मोल भिन्नी तो है X1 और X2, अगर हम X1 की बात करें तो ये तो बराबर होगा 1 माइनस X2 के, और X2 की बात करें तो ये बराबर होगा 1 माइनस X1 के। यहाँ पे X1 क्या है, ये X1 क्या है, विलायक के मोल भिन्न है, X2 क्या है, X2 विलेय के मोल भिन्न है। ठीक है, यानी इस 1 माइनस X1 की जगह मैं X2 रख सकती हूँ। वापस ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 माइनस X1 की जगह क्या मैं X2 रख सकती हूँ। ठीक है, देखिए वापस ध्यान दीजिए बच्चों, 1 माइनस X1 की जगह क्या मैं X2 रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो देखिए आगे देखिए, भाई हमें पता है, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि X2 बराबर क्या होता है, 1 माइनस X1 होता है। अब समीकरण 1,
इस समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है, यहाँ पे मान रख देंगे हम 1 माइनस x1 का, यानी 1 माइनस x1 का मान क्या आया, x2 रख देंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने मान रखा तो ये हो गया डेल P1 बराबर P1 नोट, और ये x2 मान रख दिया इन्होंने। x2 मान कहाँ रखा इन्होंने, 1 माइनस x1 की जगह पे। क्लियर है? आगे देखिए, अब मैं इस P1 नोट को इसके नीचे ले आऊँ, ये जो P1 नोट है इसको मैं इसके नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा डेल P1 अपॉन P1 नोट। हो गया, डेल P1 अपॉन P1 नोट हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, x2 के। ठीक है, x2 क्या है यहाँ पे, विलेय के मोल भिन्न है। क्या है, विलेय के मोल भिन्न है। और डेल P1, देखिए बच्चों डेल P1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल P1 का मान था P1 नोट माइनस P1। भाई जो डेल P1 है इसकी जगह मैं P1 नोट माइनस P1 रख सकती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसकी जगह रख दूंगी, इसकी जगह P1 नोट माइनस P1। ठीक है, और ये नीचे ये आ ही गया P1 नोट, और ये बराबर किसके, x2 के। ठीक है भाई, ये भी x2 के बराबर, और यहाँ पे जब हमने मान रखा ये भी x2 के बराबर, तो सीधा सीधा देखिए तीनों को बराबर कर सकते हैं ना भाई। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डेल P1 अपॉन P1 नोट बराबर x2 के, और बराबर इसको ये भी लिख सकती हूँ P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, ये दोनों चीज़ें तो एक ही है, ये दोनों चीज़ें तो एक ही है। केवल मैंने जो डेल P1 का मान था P1 नोट माइनस P1, वो मैंने यहाँ रख दिया। यानी कहने का मतलब है ये भी किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर हो गया। और इस टर्म को ही, इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, या यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसमें P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम x2 का मान रखेंगे। x2 क्या है, मोल भिन्न है, मोल अंश है। और मोल अंश के बारे में आपने पढ़ा है कि किसी भी अवयव का मोल अंश कैसे निकाला जाता है, भाई हम लोगों ने सांद्रता की इकाइयों में पढ़ा है। तो आगे देखिए, आगे देखिए, यह वाष्प दाब में जो आपेक्षित अवनमन है वो विलेय के मोल अंश के बराबर है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये x2 के बराबर है या नहीं है। इसको देखिए, इधर भी समझाया मैंने आपको, ये P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर x2। तो बताइए क्या ये विलेय के मोल अंश के बराबर है या नहीं है? यानी हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये मोल अंश या मोल भिन्न, जो विलेय के, मतलब कहने का मतलब है विलेय के मोल अंश या मोल भिन्न के क्या है, ये बराबर है। तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो x2 था भाई हमारे पास ये निकल के आया था P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर x2, और यहाँ पे हम जो ये x2 विलेय के मोल अंश है या विलेय के मोल भिन्न है, इस यहाँ पे हम लोग मान रख दें तो हम लोग ये लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। भाई विलेय के जो मोल भिन्न है उनको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, आगे देखिए, N1 क्या है यहाँ पे, विलायक के मोलों की संख्या, N2 विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है भाई, N1 तो है विलायक के मोलों की संख्या और N2 है विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर तनु विलयनों की बात की जाए, देखिए बच्चों तनु विलयनों की बात की जाए तो तनु विलयनों के लिए ये कहा जाता है कि जो विलायक के मोलों की संख्या होती है N1, उसका मान N2 से बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी N1 ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा होता है किससे, N2 से। तो हम क्या करेंगे, जो हर है हर में N2 को नगण्य मान लेंगे, यानी N1 प्लस N2 को हम लोग किसके इक्वल मान लेंगे, N1 के इक्वल मान लेंगे। यानी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह N1 लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर N2 अपॉन N1। ठीक है, अब देखिए आपको पता है N2 और N1 का मान क्या होगा, N2 का मान होगा W2 अपॉन M2,
होगा नहीं होगा? अरे भाई n है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का सूत्र आप लोगों को पता है, मात्रा बटा अणु भार। अरे भाई जो मोलों की संख्या है वो होती है मात्रा बटा अणु भार, होती है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सब। तो देखिए n2 का मान हो जाएगा W2 बटा M2, ऐसी n1 का मान हो जाएगा W1 अपॉन M1। तो लीजिए हम लोगों ने मान रख दिया, n2 की जगह रख दिया W2 अपॉन M2, n1 की जगह रख दिया W1 अपॉन M1। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाले आपस में हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर W2 गुणा M1 अपॉन M2 गुणा W1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी निकल के। आपको पता है W1 क्या है? विलायक की मात्रा, W2 विलेय की मात्रा, M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान, M2 विलेय के मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आपको विलेय के मोलर द्रव्यमान निकालना है, M2 निकालना है, तो M2 को इधर ले आएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी M2 बराबर W2 गुणा M1 अपॉन W1 गुणा, अब इस पूरी टर्म को जब उधर लेके जाएंगे तो P1 नोट ऊपर आ जाएगा और P1 नोट माइनस P1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए गुणा P1 नोट अपॉन P1 नोट माइनस P1। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? विलेय के मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला अनुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से प्रश्न बनते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।